अब हम एलसीएम का मतलब क्या समझते हैं, पहले ही तुम्हें बता के रखे कि कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब इनका भी मल्टीपल हो, इनका भी मल्टीपल हो और इनका भी हो। बी की वैल्यू 20 दी है, पुट 20 इन इक्वेशन 1, वी गेट ए इज इक्वल टू -10। ए सपना देखने के 10 दिन पहले ही खत्म हो गया था। ऐसा होगा क्या, डेज में प्लस माइनस नहीं होगा। क्लियर है। अब यहां पे हमने फिर से वही काम करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 6 डेज। यहां तक का मामला क्लियर है। इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, आया हुआ सवाल है, फिर से आ सकता है आपके पास, कभी भी घूम के आ सकता है। एसएससी के किसी भी सीरीज में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां नहीं आया है, तो कभी भी घूम के आ सकता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। यहाँ का इंपॉर्टेंट रूल क्या लिख लेना कि जब कभी भी एक ही लोगों का नंबर ऑफ डेज दिया होगा ना, तो वहां आपको डेज इनटू एफिशिएंसी से ही वर्क निकालना है। चलिए सभी आ गए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल लास्ट पार्ट हमने खत्म किया था फ्रैक्शन ऑफ द वर्क से रिलेटेड। आज हम इसका नेक्स्ट एफिशिएंसी रिलेटेड केस देखेंगे। तो आप लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, कल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 क्या दिया था, नंबर ऑफ डेज इज इन फ्रैक्शन। उसके अंतर्गत एक पॉइंट और दिया था कि जब नंबर ऑफ डेज की जो वैल्यू है वो किसी एक पोर्शन ऑफ द वर्क के लिए डिफाइन हो। यहां तक के केसेस हो गए। अब आगे लिखिए एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ मनी पेड। एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ मनी पेड। और इसको आप ऐसे लिखिएगा, एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजेस। आप जो भी जिसको पैसा देंगे, पैसा हमेशा किस रेट पे होता है, जिस हिसाब से आप कार्य करते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप सोचिए, जिसकी कार्य क्षमता कम है तो उसको पैसा भी कैसा मिलता है, कम ही मिलता है किसी भी काम को करने के लिए। तो आपके पास क्वेश्चन में ना एफिशिएंसी के बाद नंबर ऑफ डेज ना देके क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करेगा। ठीक है, जरा लिखिए पहला सवाल, ए कैन कंप्लीट, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, A, B, and C can complete a piece of work in 12, 15, and 20 days respectively. A, B, and C can complete a piece of work in 12, 15, and 20 days respectively. ठीक है, आगे लिखिए, if they together get, if they together get 1200 rupees, if they together get 1200 rupees for the work, if they together get 1200 rupees for the work, then what is the amount paid to C? Then what is the amount paid to C? अगर इन तीनों को मिला के मैं 1200 रुपए दूं तो सी को क्या अमाउंट पे की जाएगी। क्लियर है। कल हमने क्या कहा था, इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। सबसे पहला कार्य क्या होगा हमारा, टोटल वर्क, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। क्वेश्चन में केवल क्या देके रखेगा मेरे भाई, नंबर ऑफ डेज। जिनको भी आज के ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, कल के रिकॉर्डेड लेक्चर को एक बार देख लेना, ऐप पे आ गया है, आज अभी हो चुका होगा ऐप पे। ठीक है, तो जिन्होंने भी क्या कहते हैं नहीं है, उस चीजों को देख लेना। क्वेश्चन है राधिका जी, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली if together they get rupees 1200, if together they get rupees 1200 to complete the work, to complete the work, then what is the share of C? ठीक है, जो कल एब्सेंट थे या जो कल नहीं थे उनके लिए एक छोटी सी चीजें रिवाइज करते हैं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में डेज लिखा होगा और हमें क्या निकालना होगा, टोटल वर्क। हमें क्या निकालना होगा, टोटल वर्क। क्लियर है सर। टोटल वर्क क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल वर्क दिया नहीं है। वो जो पीस ऑफ वर्क है वो क्या कह रहा है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसको, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं, कुछ भी ले लो।
लेकिन हमारे दिमाग में चलेगा क्या, जरा सोचते हैं कि हमारे पास अगर टोटल वर्क होता है तो हमने टोटल वर्क के लिए एक रिलेशन लिखी थी कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, डेस इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क। तो अगर मैं कहता हूं दो लोगों का प्रोडक्ट अगर मेरा ये रिजल्ट है, तो हमें हमेशा ऐसी वैल्यू लिखनी चाहिए जो इनसे क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। अगर डेज से डिविजिबल टोटल वर्क होगा तो एफिशिएंसी आपके पास क्या आएगी, होल नंबर में आएगी कि नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 10 लिखे हो और यहाँ 5 लिखे हो, तो ये जो एफिशिएंसी की वैल्यू है 2 आएगी। और अगर यहाँ पे आपने 10 लिख दिया और यहाँ डेज की वैल्यू 3 लिख दिया, अब एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, 10/3। अब फिर तुम कोमा में बैठोगे, फिर फ्रैक्शन फ्रैक्शन खेलोगे। तो इसीलिए हमने इस रिलेशन के बेस पे एक चीज लॉजिक अपने दिमाग में बैठा के रखा है कि जो टोटल वर्क है वो नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल हो, जो टोटल वर्क है वो किससे डिविजिबल हो, नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल हो। तो ऐसी कौन सी वैल्यू आई, 60। सर 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है, 20 से भी है। तो हमने इस चीजों के लिए क्या लिख लिया, सर ये वैल्यू कहां से सोचना है, एलसीएम है नंबर ऑफ डेज का। क्या है, एलसीएम है नंबर ऑफ डेज का। क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल वही है। और अगर ये इनका मल्टीपल है तो मल्टीपल मतलब मैं उनको डिवाइड कर सकता हूं। अगर कोई मेरा मल्टीपल है, जैसे 2 के मल्टीपल क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो अगर 2 का कोई मल्टीपल है मतलब वो मल्टीपल शुड बी डिविजिबल बाई 2, होगा कि नहीं होगा। 4 का मल्टीपल कौन होता है, 4, 8, 12, 16, 20। तो 4 का कोई भी मल्टीपल किससे डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, 4 से। अब हम एलसीएम का मतलब क्या समझते हैं, पहले ही तुम्हें बता के रखे कि कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब इनका भी मल्टीपल हो, इनका भी मल्टीपल हो और इनका भी हो। तो जरूरी नहीं आप 60 ही लो, 120 भी ले सकते थे, आंसर तब भी आएगा, बस डेटा थोड़ा बड़ा होगा, आंसर में चेंजेस नहीं आएगा, आपका डेटा यहाँ का बड़ा आएगा और लास्ट में रिड्यूस होके वही फॉर्म आएगा। 120 ले लो, 180 ले लो, 240 ले लो, जो लेना हो ले सकते हो, पर अपनी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए क्या लीजिए, छोटी वैल्यू लीजिए। क्लियर है बातें। अब एक चीज सोचो, नंबर ऑफ डेज आ गया तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तीन चीजें चाहिए ही चाहिए। पेपर में केवल एक वर्ड देगा, या तो एफिशिएंसी देगा, या तो डेज देगा, या तो टोटल वर्क देगा। टोटल वर्क जनरली हमें सपोज ही करना होता है तो वो देता नहीं है। तो हमारे पास अगर बात करें तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन डेज। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन डेज। तो इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे और यहाँ पे, डन, क्लियर। 543 कृपाली जी, वेरी गुड, आपका आंसर आया था, सभी का आंसर लगभग लगभग आ गया था। तो एक नॉर्मल सी चीज है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रूल लिखवाए थे, क्या दो इंपॉर्टेंट रूल लिखवाए थे जरा बोलो तो। पहला रूल क्या लिखवाया था कि डेज कभी प्लस माइनस नहीं होते और एफिशिएंसी हमेशा प्लस माइनस होती है। क्लियर है, वो क्यूमुलेटिव होती है। तो जैसे अगर किसी ने मुझसे पूछा कि ए बी और सी तीनों मिला के कितने दिन में करेंगे, तो कभी डेज मत जोड़ लेना, ठीक है। क्योंकि डेज इज इक्वल टू क्या निकाल के लाए हो, डेज इज इक्वल टू क्या होगा, डेज इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन, डेज इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहां तक का मामला क्लियर है कि नहीं, डेज इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इतनी चीजें होंगी। एफिशिएंसी किसकी, जिसका डेज निकालना। अब कल तक के सवाल में क्या था, आपसे किसी ने पूछा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क आपने कितना लिया था, 60। टोटल वर्क आपने क्या सपोज किया था, 60, और तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो रही है, A5। तो भैया एक 5 करता है, एक 4 करता है, एक 3 करता है, तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, 12। तो 60/12 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा। सिमिलरली अगर a प्लस बी पूछा जाता तो क्या आएगा, 60/, a प्लस बी क्या आएगा, 60/9, b प्लस सी 60/7, a प्लस सी। क्लियर हो गया यहां तक का मामला। केवल एक लाइन ध्यान में रखना, डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब जो सवाल आपके पास पेपर में आपको कंफ्यूज करता है वो यही कहता है
कि यहाँ डेज ना पूछ के वेजेस के बारे में बात करता है। आगे की तरफ ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए, एग्जैक्ट क्वेश्चन उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे वेजेस का मतलब क्या हुआ भाई, मैं किसी को किस रेशियो में पैसा दूंगा, जिस रेशियो में उनकी एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ A:B:C की एफिशिएंसी किस रेशियो में है? एफिशिएंसी का मतलब क्या समझ रहे हो? जब C 3 काम करेगा तो ये 4 करेगा और ये 5 करे। सर अब ये 3 4 5 में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई तुम कोई भी काम की एक मेजरमेंट यूनिट ले लो, जैसे आप गड्ढा खोदने जा रहे हो, तो गड्ढा खोदने जा रहे हो तो क्या कह रहा है, जितने समय में, ये कहने का मतलब होता है एफिशिएंसी का मतलब है समय सेम है। यहां कल मैंने तुम्हें हिंदी में भी लिख के दिया था, कार्य क्षमता या एक दिन का काम, कार्य क्षमता या एक दिन का काम। तो अगर एक दिन में इसने 3 फीट गड्ढा खोदा है तो बी एक दिन में कितना गड्ढा खोदेगा, और सी अगर ये 3 फीट गड्ढा खोद रहा है तो ये 4 फीट और ये 5 फीट। क्लियर हुई बातें? तो अब एक नॉर्मल सी चीज है, अगर इनका ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो इनका वेजेस का भी रेशियो यही होगा। टोटल इन लोगों ने कितना पैसा लेना है, 12 यूनिट लेना है। भाई अगर तीनों को मिला के पैसा दिया जा रहा है काम का, तो कितने यूनिट पैसा दिया जाएगा, 12। और 12 यूनिट में सी कितना लेगा अकेले, और 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो इनकी कितनी होगी, ये कितना हुआ 1/4। पड़ोसी कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है। भाई पड़ोसी कितना हो रहा है आपके सामने, 3 चौक 12, ये 1/4 हुआ है, तो ये भी कितना होगा 1/4। तो जिसको टेंशन है 12 से 12 कट गए, बचा 100। आंसर कितना आएगा, डन। या इसको ऐसे भी कर सकते थे, 12 × 1200, तो एक का मतलब कितना हुआ 100। तो अगर कोई कहे ए कितना मिलेगा तो कितना आएगा 500, बी कितना मिलेगा 400, और सी कितना मिलेगा 300। मामला क्लियर, मामला क्लियर। तो एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सर क्वेश्चन में कितना रुपया दिया है, अरे 1200 तो लिखा था, कितना लिखा है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 1200 दिया है बालिका, 1200। अच्छा अंग्रेज 1200, 1200, कितना रुपया दिया है, 1200 दिया है। क्लियर हुई बातें? अरे हाँ या ना? ये आपका पार्ट 1 से रिलेटेड जितना डेटा था उस पर बात कर लिए। अब लिखिए पार्ट 2। जिनका पार्ट 1 नहीं हुआ वो परेशान ना हो, पार्ट 2 में धीमे धीमे वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी सारे। बाद में आपने सी का 300 लिख के दिया, सी का 400। अरे भाई सीधे सीधे कट्टम कुट्टम भी नहीं खेल रहे हो। क्या है इसकी एफिशिएंसी, 3 यूनिट। तो क्या हुआ, अरे 1200 डिवाइड बाई 3 नहीं, कट्टम कुट्टम खेला गया है। एक आध बेचारा ये भी, इधर देखो, 12/3 इज इक्वल टू 1200/x। 12 का मतलब 1200, अरे नॉर्मल कट्टम कुट्टम खेलना है। when the cumulative days is given, when the cumulative days is given, दोनों में फर्क समझते हैं। कल तक मैंने तुम्हें कहीं नहीं कहा कि ए और बी मिला के काम इतने दिन में कर रहे हैं। कल तक का जो पार्ट था वो हमारा कैसा पार्ट था, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, ए किसी काम के हाफ पोर्शन को इतने दिन में कर रहा है, ए 20/3 डेज में कर रहा है। कल तक जो भी थे हमने इंडिविजुअल वर्क बात किया। आज क्वेश्चन में क्या है, A and B together can complete a piece of work in 10 days, while B alone can do it in 20 days. While B alone can do it in 20 days. लिखिए A and B together can complete a piece of work. A and B together can complete a piece of work in 10 days, while B alone can complete a piece of work in 20 days. In how many days? While B alone can complete it in 20 days. In how many days A alone can complete it? In how many days A alone can complete it? एक आज सोच रहा होगा कैसे इतना आसान सवाल पूछ सकते हैं। B की वैल्यू 20 दी है,
पुट 20 इन इक्वेशन 1, वी गेट a इज इक्वल टू -10। ए सपना देखने के 10 दिन पहले ही खत्म हो गया था। ऐसा होगा क्या? डेज में प्लस माइनस नहीं होगा। क्लियर है? अब यहां पे हमने फिर से वही काम करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना आएगा भाई? टोटल वर्क कितना आएगा? 20। टोटल वर्क कितना आएगा? 20। क्लियर हो गई बात? अरे हाँ या ना? टोटल वर्क कितना आएगा? 20। इतनी चीजें क्लियर। टोटल वर्क आने के बाद फिर एफिशिएंसी आएगी 2 और 1। एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2 और 1। यहां तक का मामला क्लियर? अरे हाँ या ना? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बड़ा सीधा सा लॉजिक है। अगर क्यूमुलेटिव डेज दिया है तो जो एफिशिएंसी भी आई है वो कैसी आएगी भाई? अगर साथ मिलके काम करते हैं तो जो काम भी होगा कोई ऐसा थोड़ी नहीं करता कि मेरे वजह से ही है। आपने देखा लोगों के मन में ईगो आ जाता, अरे मैं हूं तो दुनिया है। ऐसा कभी देखो कि नहीं देखो? 4 आदमी पार्टनरशिप में जिस दिन स्टार्ट करना था काम, चारों आदमी मिलके पूरे जोश के साथ चलेंगे। जैसे ही काम थोड़ा अच्छा चलने लगता है, 2 3 4 दिन के बाद ऐसी फीलिंग आने लगती है, अबे हम हैं तो कंपनी है, नहीं तो कंपनी तो चलती ही नहीं। ऐसा कभी फीलिंग आया है किसी को? ऐसा लोगों के साथ होता हुआ देखे होगे ना? किधर खोलेंगे? किसी के मुंह से सुने तो होगे, कभी तो ऐसा मन में ख्याल आया होगा। तो अगर एक नॉर्मल सी चीज है, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ? अगर आप साथ में किसी चीज को काम कर रहे हैं तो ये जो एफिशिएंसी है ना, ए की है ना बी की है? ये किसकी एफिशिएंसी है? दोनों की मिला के। ठीक है, तो लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे, उसको डिब्बे में मत बंद कर दीजिएगा। क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ डेज, cumulative number of days define cumulative efficiency, cumulative number of days define cumulative efficiency। अगर कहीं पे दो लोगों का मिला के काम दिया गया है तो वो उन्हीं दोनों की मिला के क्या दी गई है? एफिशिएंसी। मतलब आज ए और बी दोनों मिला के कितना काम कर रहे हैं? 2 कार्य कर रहे हैं। और बी कितना कर रहा है मेरे भाई? 1। यहीं पे इसको निपटारा कर लेते हैं। ये बी 1 है और दोनों 2 है, तो ए का क्या आएगा? ए का एफिशिएंसी कितना आएगा? कल तक के सवालों में पार्ट 2 और पार्ट 1 के बीच में फर्क समझो। कल तक जिसका पूछ रहा था उसका डेज डिफाइन किया था, उसको सीधे उसकी एफिशिएंसी दी थी। पार्ट 2 में हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पार्ट 2 में हमें एफिशिएंसी क्या करनी पड़ेगी? 2 3 लोगों के बीच में वो कहीं एफिशिएंसी घूम रही होगी और हमें वो निकालना होगा, बाकी कुछ नहीं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 1। और हमसे क्या पूछ रहा है? ए का डेज। तो ए के डेज क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी, तो 20/1 विच इज इक्वल टू डन। अरे हाँ या ना? बाद में इसको कट्टम कुट्टम, इसको शॉर्टकट मेथड के ऊपर भी बात करेंगे कि लोग ये जो इस पे है 20 × 10 कर दो, फिर उसको डिवाइड बाय पर्टिकुलर डिफरेंस कर दो, 200 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 20। पर इतना रट्टा मारोगे फॉर्मूला तो शुरू में घूम जाओगे, तो वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए बड़ा मजा आता है। दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, 200 आया, और दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। ओरिजिनली हुआ कुछ नहीं है उसमें। हुआ क्या है पता? जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए आपस में तो वो एलसीएम ही तो हो गया। और जब एलसीएम हो गया तो नीचे वाले की एफिशिएंसी ऊपर हो गई और ऊपर वाले की एफिशिएंसी नीचे हो गई, और दोनों का डिफरेंस ले लिया। तो वो काम भी कर सकते हो अगर आपके पास ये पेपर में क्वेश्चन आ गया तो। अगर आप वहां तक जाना चाहते हैं वो बाद में बात करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अबे बी का डेज काहे पूछेगा? दे के भी पूछ लेगा। या तो यहाँ ए देगा फिर बी पूछेगा, और बी देगा तो ए पूछेगा। निकालना चाहेंगे तो 20 आएगा तो क्या आएगा? 20/1 20 ही आएगा, जो दिया है वही है। कैसे 40 हो गया? इसके 20 दिन और उसके 20 दिन टोटल मिला के हो गए। क्वेश्चन का लाइन पढ़ो, इसीलिए लिखवा देता हूँ। नहीं भैया, 40 दिन नहीं हुए। अगर ए को अकेले करवाओगे तो वो 20 दिन लेगा, बी को अकेले करवाओगे तो 20 दिन लेगा। अब दोनों साथ उसी काम को करने जाएंगे तो मतलब क्या है?
कुछ काम ए करेगा, कुछ काम बी करेगा, तो फॉर द सेम वर्क। ठीक है, तो आधा काम ए निपटा दिया, आधा काम बी निपटा दिया। क्लियर? चलिए लिखिए, ए एंड बी, ए एंड बी can complete a piece of work in 12 and 15 days respectively. A and B can complete a piece of work in 12 and 15 days respectively. A and B can complete a piece of work in 12 and 15 days respectively with the help of C. With the help of C, they can complete, with the help of C, they can complete, with the help of C, they can complete the work in 5 days. With the help of C, they can complete the work in 5 days. यहां दे कहने का मतलब कौन हुआ? ए और बी दोनों साथ में। ठीक है, तो ये जो लाइन आती है ना, तो लड़का यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, ए और बी दिया, सी का अकेले दे रहा है, क्या दे रहा है? तो ये ध्यान मत रखना, विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिला के कितना दिया है? 5 डेज। क्लियर हो गई बातें? अरे हाँ या ना? अब लिख लो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ये तो इंस्ट्रक्शन हो गया आपके लिए, दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हैं। क्लियर? पहला लिखो, इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द वर्क। With the help of C, they can complete the work in 5 days. क्लियर है यहाँ पे? तो पहला सवाल यहाँ पे क्या है? इन हाउ मेनी डेज C alone can complete it. ठीक है, और दूसरा सवाल जो पेपर में अक्सर देखने को मिलता है, या तो पहला वाला मिल जाएगा, नहीं तो दूसरा वाला मिल जाएगा। आउट ऑफ द टोटल शेयर ऑफ 1200, आउट ऑफ द टोटल शेयर ऑफ रुपीज 1200, आउट ऑफ द टोटल शेयर ऑफ रुपीज 1200, what is the share of C? Out of the total share of rupees 1200, what is the share of C? 1200 रुपए की कुल राशि में अगर ये तीनों लोग काम करें तो उसमें सी का शेयर क्या होगा? तो कई बार ऐसा होगा, आपके सी के डेज नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा? सी कितने दिन में करेगा। क्लियर है बातें? अरे हाँ या ना? 4, और तीनों मिला के कितना? अब हमसे जो पूछा है उसकी एफिशिएंसी है या हिडन है? जो पूछा है सी पूछा, सी की एफिशिएंसी है नहीं, पर हमें क्या दिख रहा है? सी कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब हमें पता है कि सी जिसके साथ काम कर रहा है वो टोटल काम मिला के कितना हो रहा है? 12। और अगर मुझे ए और बी का काम मिला के कितना होता है ये पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो ए और बी दोनों मिला के कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। ए और बी दोनों मिला के कितना काम करते हैं? 9। 5 + 4 कितना हुआ? 9। तो ये बताओ सी अकेला कितना काम करेगा? अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, सी पर डे कितना वर्क करेगा, तो कितना आएगा? आएगा। डन। तब आपका पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा? सी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 60/3, 20 डेज। अगर किसी ने 3 दिन लिखा ना तो झापड़ मारूंगा, 3 एफिशिएंसी आई है। 3 दिन में काम समाप्त। सी शक्तिमान हो गया, सबके साथ मिलके 5 दिन में कर रहा है, अकेले 3 ही दिन में निपटा दिया। क्लियर? डन। अब फिर से इसके पार्ट 2 का वैल्यू। पार्ट 2 आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? पार्ट 2 किस पे है? एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। आपके पास तीनों की एफिशिएंसी है क्या? तीनों की एफिशिएंसी है। तीनों मिला के कितना काम करते हैं? 12। और उसमें सी कितना करता है? 3। तो भाई 12 यूनिट के लिए इन्होंने कितना पैसा लिया? 1200। तो बताओ 3 के लिए कितना होगा? डन।
सर्कल मार्क कर लेना कि वही आंसर था। हाँ, शाबाशी दे दो इसको, इसका आंसर सही था, है कि नहीं? वेरी गुड। सी कितना पेमेंट लेगा? तो सी किस पे पेमेंट लेगा? सी पेमेंट लेगा अपनी एफिशिएंसी पे। क्लियर है भाई मामला यहां तक का? अरे बी कितना लेगा वो निकालेंगे। लो तुम्हारे लिए सब निकाल देते। सी म्हणजे 3, बी म्हणजे 4 आणि ए म्हणजे 5। एक म्हणजे 100, तो ये 400, ये 500, ये 300। चलो भाई अगला सवाल। अब तुम अपना पूरा दिमाग लगा दो। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। A and B can complete a piece of work in 20 days. A and B can complete a piece of work in 20 days. ये थोड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं और बैंकिंग एग्जामिनेशन जिनको देना है उनके लिए जरूरी है। एसएससी में ऐसे सवाल थोड़े कम देखने को मिलते हैं। एसएससी में सीधे वाले मिलते हैं, इसके बाद वाला जो केस आएगा वहां मिलेगा। ठीक है, जब कभी भी ट्विस्ट होता है तो एमबीए वगैरह के एग्जामिनेशन में या आईबीपीएस में देखने को मिलते हैं। तो लिखो हैड ए वर्क एट ट्वाइस द स्पीड। हैड ए वर्क एट ट्वाइस द स्पीड। लिखो सवाल है, हैड ए वर्क एट ट्वाइस द स्पीड, यदि ए अपनी दुगनी रफ्तार से काम करे, एंड बी एट हाफ द स्पीड। लिखिए अरे तुम्हारी अंग्रेजी तुम अपने पास रखो, मैथ लगाओ। नहीं कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा, लिखो जो लिखवा रहे हैं। हैड ए वर्क एट ट्वाइस द स्पीड, यदि ए अपने ट्वाइस स्पीड से काम करे, एंड बी एट हाफ द स्पीड, बी किससे करे? अपनी हाफ स्पीड से, देन द वर्क शुड बी कंप्लीटेड इन 5 days। 2a प्लस हाफ बी अगर ए अपने ट्वाइस रफ्तार से काम करे, इसका मतलब क्या हुआ? ए क्या हो गया? ट्वाइस हो गया है, और बी कितना हो गया है? हाफ हो गया है। सवाल है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट इट। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट इट। कितने दिन में ए अकेला काम करेगा और बी अकेला काम करेगा? अंग्रेजी देख छोड़ दो, ये स्टेटमेंट तुम्हारे सामने है, ध्यान से देख लो। अगर मैं ए और बी से काम कराता हूं तो 20 दिन में हो रहा है। ए को अगर मैं उसके ट्वाइस स्पीड से काम कराता हूं, ट्वाइस एफिशिएंसी से कराता हूं, और बी को किससे कराता हूं? हाफ से कराता हूं, तो काम 5 दिन में होता है। सवाल है ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा? क्या हुआ? ए शक्तिमान हो जाएगा ना, 1 दिन में और 4 दिन में। दोनों मिला के 20 दिन ले रहे हैं और 1 और 4 आ गया तुम्हारा। वाह। जो यहाँ लड़ाई मेन है उसके पीछे बात करो और सोचते हैं। ठीक है, ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी मिला के कितनी आई? क्लियर है। और ट्वाइस ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी की एफिशिएंसी मिला के कितनी आ रही है? 4। यहां तक का मामला क्लियर। मेरे पास ए नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है? यहां से ए नहीं है, और ना मेरे पास बी की एफिशिएंसी है, पर मेरे पास ये इक्वेशन है जो क्या कह रही है? यदि मैं ये पूरी इक्वेशन, ध्यान रखना, डेज के साथ चेंजेस मत करना। जो भी चेंज करोगे किसके साथ करोगे? एफिशिएंसी के साथ चेंज करोगे। डेज के साथ हमेशा चेंज कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि आपको यहां से इसको बी करना था ना तो कर देते। आपने मैन पावर ट्वाइस कर ली, मैन पावर क्या कर ली? ट्वाइस कर ली, तो डेज क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। ऐसी चीजें होती है कि नहीं होती? तो सिमिलर सी चीज है। आज मैंने यहां जो भी बात करी है एफिशिएंसी के साथ की है। क्या हो गया? टोटल टोटल कितना हो गया? 4a। मैंने क्या कर दिया? मैन पावर ट्वाइस कर दिया। 4a प्लस, अगर मैं मैन पावर ट्वाइस कर रहा हूं तो मेरी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? कुछ क्लियर हुई क्या बातें? ये इंपॉर्टेंट है। उधर वाला पॉइंट जो है आप अपने पास ब्रैकेट में बना के ध्यान से रख लीजिएगा। सर इसको डेज से भी सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन जब आप इसको डेज से सॉल्व करने जाते तो एक चीज ध्यान रखते,
डेज से सॉल्व करते वक्त यहाँ पे अगर डेज हाफ हो रहा है, अगर आपने मैन पावर ट्वाइस किया था तो डेज को क्या करना पड़ता, हाफ करना पड़ता। क्लियर है बातें? अरे हाँ या ना? तो ये क्या हो गया, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 8। यहां से वैल्यू क्या आएगी, 3a की एफिशिएंसी 7 है। क्या निकल के आएगा, 3a की एफिशिएंसी क्या है, 3a की एफिशिएंसी क्या है भाई, इसको पकड़ा है। a प्लस बी का मतलब कितना है, 1 है। 4a प्लस बी में से a प्लस बी चले गए तो b से b, और 4a माइनस ए, तो मतलब 3a अभी भी बचे हैं कि नहीं बचे हैं? तो 3a की एफिशिएंसी कैसे है, कितना है, 3a की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। तो a की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 7/3। ये आंसर मत देना, ये इसका एफिशिएंसी आया है। ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, 50 और 20, 5:2 के रेशियो में रखना था। ए की वैल्यू 7/3, दोनों मिला के 1 हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। एक काम करो, ये डेटा जो है ना यहाँ वाला फिर से चेंज कर दो, नहीं तो बी वाले डुबा दोगे। ए प्लस बी 50, 5:2 के रेशियो में रखना था। ये 50 कर लीजिए और ये 20 कर लीजिए। सर वहां से क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत नहीं आ रही है। ए का तो मैं कैसे भी करके आपके सामने बता दूं कि क्या चीजें चल रही है, लेकिन जैसे ही आप बी की वैल्यू वहां से निकालने जा रहे थे तो क्या जा रही थी, निगेटिव में चली जा रही थी, मतलब बी काम ही नहीं कर रहा था, बाइट के केवल डिस्ट्रॉय कर रहा था। सर ऐसा केस भी पॉसिबल है, अरे बिल्कुल पॉसिबल है, पर अभी मैंने तुम्हें कंसेप्ट ऑफ निगेटिव वर्क के बारे में कोई बात ही नहीं की है। नहीं तो बी का वैल्यू निगेटिव भी आएगा, बिल्कुल आएगा। टाइम एंड वर्क में निगेटिव वैल्यू का कोई चैप्टर है, बिल्कुल है, पाइप एंड सिस्टम, जिसमें एक आदमी क्या करता है, काम करता है और दूसरा काम को खत्म करता है। ठीक है, एक टाकी भरता है और एक टाकी को क्या करता है, खाली करता है। क्लियर है बातें? डन। निकालो जल्दी से इसका आंसर, 50 और 20 से निकालिए। 50 और 20 से एलसीएम कितना हुआ, फिर से समझ लो, ये वैल्यू कितनी हुई, 2, और ये वैल्यू 5, फिर ये वैल्यू, वैल्यू फंसी जा रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस दे रहे हैं क्या, 2050 है क्या? चलो मुद्दा क्लियर है ना, समझ में आया क्या करना है इस जगह पे? अगला वाला सवाल लिखो, इसका एग्जैक्ट डेटा जो है डिफरेंस 3 आता है, 10 20 10 30 20 5, एग्जैक्ट डेटा 5 मिनट में देते हैं तुम्हें। तब तक अगला सवाल, और इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना एसएससी सीजीएल के लिए, जो अगला वाला सवाल है, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, इसमें एक साथ 4 क्वेश्चन हैं। चारों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में हमेशा टकराता रहता है। क्लियर है? क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. A and B together can complete a piece of work in 12 days, while B and C can complete it in 15 days, while B and C can complete it in 15 days, and A and C can complete it in 20 days. A and C can complete it in 20 days. स्टेटमेंट क्लियर? यदि ए और बी को एक साथ काम कराया जाए तो 12 दिन, बी और सी को एक साथ काम कराया जाए तो 15 दिन, और ए और सी को एक साथ काम कराया जाए तो कितने दिन, 20 दिन। क्लियर है? वर्किंग टुगेदर ऑल ऑफ देम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्किंग टुगेदर ऑल ऑफ देम कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क, working together all of them can complete the piece of work, working together all of them can complete the piece of work in how many days?
ए बी और सी तीनों मिला के कितने दिन में करेंगे, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है ए अलोन कैन डू इट। तीसरा है बी अलोन कैन डू इट। और चौथा है सी अलोन कैन डू इट। ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। चारों सवालों में से कोई ना कोई एक सवाल आ जाएगा। करो जल्दी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एसएससी सीजीएल मल्टीपल टाइम्स, एसएससी सीजीएल मल्टीपल टाइम्स आया हुआ सवाल है, तो ध्यान से करना, क्योंकि ये सवाल जो इंपॉर्टेंट है तब उस समय जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कितना भी बात कीजिए, पर जिस समय इंपॉर्टेंट चल रहा है उस समय मत कीजिए, छूट जाएगा, आपका नुकसान है। सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस मल्टीपल टाइम्स आया हुआ सवाल है ये, ध्यान देना भाई। यहाँ पे यही चीजें होता है, मैन पावर ट्वाइस है और एफिशिएंसी जो आपको मिलेगी ऐड करके किसकी मिलेगी, ट्वाइस मैन पावर की। तो जब आप सिंगल मैन पावर पे लेके जाएंगे, मतलब मैन पावर हाफ करेंगे, तो एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं होगी। जरा आप इसको आगे की तरफ सॉल्व कीजिए, कितने तक पहुंचे। यहां तक की मामला आ गया था, आपने तीनों को ऐड किया तो वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इनकी वैल्यू कितनी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 6 डेज। यहां तक का मामला क्लियर है, अरे हाँ या ना। पिछले वाले सवाल में भी यही लॉजिक लगाया था, पिछले वाले लॉजिक में हमने क्या लगाया था, हमने मैन पावर ट्वाइस की थी। अगर हमने पिछले वाले केस के लॉजिक के बारे में सोचोगे तो वही सेम लॉजिक है, इसीलिए उसको पहले लिखवाया था। जब हम मैन पावर ट्वाइस कर रहे थे तो एफिशिएंसी को क्या करना पड़ा था, ट्वाइस करना पड़ा था। आज मैन पावर को मैंने क्या कर दिया है, हाफ किया है। तो अगर मेरे मैन पावर हाफ हुई है तो एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बस ध्यान रखना, इन डेज में कोई कैलकुलेशन अपने आप में मत करने लगना, जो भी करना एफिशिएंसी में करना, कल से कह रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बातें, हाँ या ना। तो अब आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, 60/6 इज इक्वल टू, डन। कुछ क्लियर हुआ। अब अगर मुझे a चाहिए, मुझे a चाहिए, तो मैं a प्लस बी प्लस सी, अगर सोचो मुझे ये चाहिए तो मैं ये वाली वैल्यू हटा दूं, b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो 60 में से 4 हटा दिया तो कितना बच रहा है, 60/2। बी में बोलो जरा, बी में क्या हटेगा, अरे बी में क्या हटेगा, बी में क्या हटेगा, ए प्लस सी कितना है, तो क्या होगा, सी बोलो, क्या हटाएं, ए प्लस बी कितना आया 1। ये एफिशिएंसी है, ए की 2, बी की 3 और सी की 1। कैसे आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी हटा देने से। क्लियर है, अरे हाँ या ना। अब देखो, अगर आप पेपर में और आप ए प्लस बी का वहां पे हाफ नहीं करना चाहते तो भी कैसे आती है बताता। तुम्हें ए चाहिए तो उन दोनों इक्वेशन को ऐड करो जहां पे ए है। ए किसमें किसमें है, कितना हुआ 8, जो बच गया उसको माइनस कर दो, बचा कितना, तो कितना बचा 4, और ये ट्वाइस आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, ट्वाइस ऑफ ए की। फॉर एग्जाम्पल मुझे ए चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, और जिसमें नहीं है उसको माइनस करूंगा तो क्या होगा, बी माइनस सी। क्लियर है, डन। इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, आया हुआ सवाल है, फिर से आ सकता है आपके पास, कभी भी घूम के आ सकता है। एसएससी के किसी भी सीरीज में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां नहीं आया है, तो कभी भी घूम के आ सकता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चलिए, जिनका जिनका आ गया एसएससी का दूसरा फेवरेट डेटा, कल करवाया भी था, डेटा भी दिया था, अगर एलसीएम याद हो उसका, तो ए प्लस बी 72 डेज, बी प्लस सी 90 डेज,
और ए प्लस सी 120 डेज। ये बहुत ही फेवरेट डेटा है एसएससी का, 72, 90 एंड 120 डेज। कितना आ रहा है? 72, 90, 120 के बाद जिसको 360 इसका एलसीएम याद है उसका क्वेश्चन तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। 72, 90, 120 आंसर तुरंत आना चाहिए। 72 5 जा, 94 जा, 123 जा। सारे जितने पिछली बार पार्ट निकाले थे सब निकालने हैं, वही निकालने हैं। पिछली बार जो जो पार्ट निकाले थे सब। ए प्लस बी प्लस सी कितना आया है? ए प्लस बी प्लस सी 60 डेज आया सबका। ए प्लस बी प्लस सी 60 डेज। सीईटी में सब इंपॉर्टेंट है। निम सीईटी देने जाना है तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा पोर्शन है। उसके लिए आपकी जो शाम की क्लास चलती है वो इम्पोर्टेंट है, जो एलजेब्रा चल रही है, फिर ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, फिर फंक्शन चलेगा। इवनिंग वाला कौन सा पेपर देना है एमसीए में? निम सीईटी देना है ना नेक्स्ट ईयर के लिए। तो हाँ, वो एडवांस मैथ्स जरूरी है। लिखिए, बैंकिंग में आया हुआ बहुत बार ये सवाल है। ए एंड बी टुगेदर कैन, ए एंड बी टुगेदर कैन, पार्ट 3 डाला है ना, कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। पार्ट 3 कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी ही देके रखेगा सवालों में केवल। तो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क in 10 days, in 10 days. If A is twice efficient than B, if A is twice efficient than B, if A is twice efficient than B, then in how many days, then in how many days total work should be finished by, then in how many days total work should be finished by part A, A, and part B, B. टोटल वर्क शुड बी फिनिश्ड बाय ए एंड बी। मतलब पहले वाला किसको बताना है? ए को बताना है, और दूसरा किसको बताना है? बी को। पार्ट ए मतलब पहला क्वेश्चन ए कितने दिन में करेगा, दूसरा क्वेश्चन बी कितने दिन में करेगा। कल से ये सवाल बहुत ज्यादा आपका दिमाग खाने वाले हैं। आज पहले एक सवाल ये कीजिए, आया है पेपर में सवाल? हाँ करना है। ए इज ट्वाइस, हर जगह इक्वेशन थोड़ी नहीं बनेगी, पार्ट क्यों अलग करा लिया? अगर हर जगह इक्वेशन से ही कर लोगे तो फिर टाइम एंड वर्क खत्म ही नहीं हो जाएगा। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। यहाँ पे केवल जब भी ये एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, आप इक्वेशन बना ही नहीं पाओगे, सिर्फ एक का नंबर ऑफ डेज दिया होगा। और ये बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं इस पे। आईबीपीएस में तो बहुत ढेर सारे। कुछ नहीं, तुम लोगों ने फिर से ध्यान नहीं दिया। अभी देखो, अगर ध्यान दिया होता पिछली बातों में तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। टोटल वर्क इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था? यहाँ का इंपॉर्टेंट रूल क्या लिख लेना कि जब कभी भी एक ही लोगों का नंबर ऑफ डेज दिया होगा ना, तो वहां आपको डेज इनटू एफिशिएंसी से ही वर्क निकालना है। और यही आपका एक लॉजिक यहाँ बनेगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू हमने क्या दिया था? डेज इनटू एफिशिएंसी। अब तुम्हें ए प्लस बी का डेज दे रहा है। अरे ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? अब मुझे पता है कि मुझे ए और बी की एफिशिएंसी चाहिए। अगर मुझे बी, ए और बी की एफिशिएंसी मिल जाए तो मेरा टोटल वर्क मैं सोच सकता हूँ कि नहीं सोच सकता हूँ? तो मेरी ए और बी की एफिशिएंसी भी ये दे रहा है। हैड ए वर्क एट ट्वाइस द स्पीड, या ए क्या है? ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो एफिशिएंसी होगी ये किसकी दी होगी? वर्किंग एफिशिएंसी। अभी हम कल की डेट में देखेंगे, सवाल को मजा लेने के लिए ये लोग टाइम में दे देते हैं कि इफ ए टेक हाफ द टाइम,
इफ ए टेक हाफ द टाइम टेकन बाई बी। और फिर अगर तुमने यहाँ टाइम की एफिशिएंसी रखी तो ये रिलेशन नहीं लिखी जाएगी। इस रिलेशन में जो एफिशिएंसी पुट की जाती है कौन सी होती है, वर्किंग एफिशिएंसी पुट की जाती है। ठीक है, तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है, वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है, तो बताओ ए प्लस बी की एफिशिएंसी है क्या तुम्हारे पास, कितनी है, ए प्लस बी मिला के कितना होगा, होगा। तो टोटल वर्क तो आप आसानी से बता सकते हैं ना कि टोटल वर्क कितना निकल के आया, ये कितना है 10, टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी है 3, 10 इंटू 3 कितना हुआ 2:1। बच्चा रेशियो दिया है, उस रेशियो से आया, वहां देखो रेशियो लिखा होगा, इफ ए इज ट्वाइस इफिशियंट देन बी। तो वो साफ साफ कह रहा है ट्वाइस इफिशियंट मतलब जब अगर आपने बी की एफिशिएंसी 1 ली है तो ए की एफिशिएंसी कितनी ले लीजिए 2 ले लीजिए। तो ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, अगर ए की वैल्यू 2 है तो दूसरी की कितनी ले लीजिए 4 ले लीजिए। क्लियर है कि नहीं, समझ में आई कुछ बातें। अब आपके पास काम हो गया, टोटल वर्क की वैल्यू कितनी आ गई। तो देखिए आपको जितने कंसेप्ट मुझे यहाँ पढ़ाने थे ये मैंने पढ़ाया। एक केस है लिविंग का, वो हम साथ साथ में इक्वेशन बनाएंगे तो पढ़ लेंगे। लॉ ऑफ वर्क है, 2 पार्ट और है। फिर हमारा टाइम एंड वर्क में हेट्रोजीनियस मैन पावर एंड मतलब वुमेन का एंड और का केस है, ये भी चलता रहेगा। पर बेसिक चीजें यही थी। तो इतनी चीजों की नोट्स कल तक रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि कल से हम अपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज और जो आपके इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है, सीट आपको आज शाम को मिल जाएगी 8 बजे के करीब। मैं मैसेज कर दूंगा जैसे मैं सीट डालता हूं, 8 बजे के करीब आपको जब सीट मिलेगी तो आप उसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। पहले वो लोग हाथ उठा दे जिनका एसएससी टारगेट कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल इस बार का पोस्टपोन हो रहा है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपके पास ये जो टाइम मिला है आप उसको यूटिलाइज करें और ज्यादा मेहनत करें। ठीक है, बैंकिंग वाले कितने हो, जो बैंकिंग वाले लोग वर्कआउट करते हैं उनके लिए खुशखबरी है। फिर से जो बैंकिंग वाले हैं, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था और एसबीआई क्लर्क अभी रिसेंटली होके फिर से आया है, मतलब आईबीपीएस का कैलेंडर थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, वैकेंसीज इंप्रूव हो रही है। और लास्ट टाइम जब आपने देखा था ना तो एसबीआई क्लर्क में थोड़ा सा जी जान और लगा दो, जो भी समय बचा है। इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। लास्ट टाइम एसबीआई क्लर्क की जो मेरिट गई थी प्रीलिम्स की वो बहुत कम गई थी। लास्ट टाइम ऐसे ऐसे लोगों की सिलेक्शन हो रहे थे जिन्होंने बस थोड़ी सी 3 महीने 4 महीने 6 महीने सिलेक्शन किया था, उनके लिए भी। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज उस समय भी थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी भी है। तो हो सकता है अगर आपने अभी किया तो एक प्रीलिम्स क्रैक होकर थोड़ा मौका मिलेगा मेंस को देखने का। ठीक है, एसएससी वाले बच्चे जो हैं वो एसएससी की तैयारी करते रहे कुछ दिनों तक, अभी जब तक रिसेंट अपडेट नहीं आता तब तक अभी आपके आगे के चार्ट या कैलेंडर के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हो सकता। क्लियर है, चलिए थैंक यू सो मच क्लास, सी यू टुमारो।